थियो दरवाजा अनलॉक करने का फैसला करता है और जैसे ही वो इसे खोलता है वो एक गहरी सुरंग देखकर सरप्राइज रह जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसने पहली बार एक डंजन डिस्कवर किया है और डंजन के अंदर मिलने वाला एक्सपीरियंस रिवॉर्ड के तौर पर डबल हो जाएगा। केमेलिया पैलेस के अंदर एक गुफा देखकर वो अज्यूम करता है कि ये किसी तरह की कोई और क्वेस्ट है और इसे क्लियर करने का फैसला करता है क्योंकि वो कोई भी एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहता। अंदर जाने से पहले उसे याद आता है कि उसे बिना तैयारी के डंजन के अंदर नहीं जाना चाहिए। कुछ देर बाद वो हथियारों से भरी अपनी इन्वेंट्री के साथ वापस आता है और डंजन चेक करने का फैसला करता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो नोटिस करता है कि एक विशाल भेड़िया उसे घूर रहा है और रिकॉग्नाइज करता है कि ये एक डिमोनिक बीस्ट होने जितना बड़ा है। वो वुल्फ मॉन्स्टर उस पर झपटता है लेकिन हमारा लड़का एक शील्ड से खुद को डिफेंड करने में कामयाब रहता है। वो नोटिस करता है कि वुल्फ बहुत स्ट्रांग है लेकिन ताकत की लड़ाई में ना हारने के लिए डिटर्मिन्ड वो जल्दी से उसे पीछे धकेल देता है। जैसे ही वो वुल्फ का सामना करता है वो चिल्लाते हुए उसकी तरफ चार्ज करता है। वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड से वुल्फ पर स्लैश करता है लेकिन उसे इंजर करने में फेल हो जाता है और रियलाइज करता है कि उसकी खाल बहुत मोटी है और वुल्फ तेज है, जिसका मतलब है कि वो आधे अधूरे अटैक्स के साथ इसके खिलाफ नहीं जीत पाएगा। एमसी रिकॉग्नाइज करता है कि ये कोई ऑर्डिनरी वुल्फ नहीं है और शायद एक डिमोनिक बीस्ट जितना ही स्ट्रांग हो सकता है। वो एडमिट करता है कि वुल्फ को हराना आसान नहीं होगा और अचानक मॉन्स्टर उसकी तरफ चार्ज करते हुए अपने पंजों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि काश वो उस रे ऑफ लाइट को रेप्लिकेट कर पाता जो उसने अपने पिता की सिंगल स्ट्राइक का सामना करते समय ऑब्जर्व की थी। वो इसे अमेजिंग कहता है और वुल्फ पर उस प्योर व्हाइट आग का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन अपने पिता के मूव को कॉपी करने में फेल हो जाता है। ये एक्सेप्ट करते हुए कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है, एक सिंगल स्ट्राइक उस वार को लेबल करने का एक आसान तरीका है जो निश्चित मौत लाता है। वो फाइनली समझ जाता है कि अपने पिता के अटैक की नकल करने की अपनी सारी ताकत एक सिंगल स्वॉर्ड स्ट्राइक में लगाना है। वो अपनी शील्ड छोड़ देता है और अपनी स्वॉर्ड स्किल्स और एवलिन द्वारा सिखाई गई अपनी स्पीड पर रिलाई करने वाली सीक्रेट स्वॉर्ड आर्ट्स को इंप्रूव करने के बारे में सोचता है। जैसे ही वो वुल्फ की तरफ चार्ज करता है और उसकी आंख में वार करता है, मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है और एक कदम पीछे हट जाता है। हमारे लड़के को रियलाइज होता है कि उसका प्लान काम कर रहा है और वो जीतने के विश्वास के साथ वुल्फ पर एक बार फिर अटैक करता है। 2 महीने बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में आयड ऑब्जर्व करता है कि लोगों की गिनती बढ़ रही है। सिबिल उसकी बात से अग्री करता है और सोचता है कि उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड्स बदलने की जरूरत है। क्लैन लीडर द्वारा यंग मास्टर थियो को एक सिंगल स्ट्राइक सिखाने की रूमर हाल ही में हर तरफ फैल रही है, इसलिए अब बहुत सारे लोग उसके साथ स्पार करना चाहते हैं। जब सिबिल हमारे लड़के के बारे में बात कर रहा होता है, पीछे से कोई आता है और उसे एक लैकी यानी चमचा या प्यादा कहकर बुलाता है। ये प्लूम ब्लॉसम पैलेस का हेनरी मॉरिस है। वो सवाल करता है कि उनका वो इनक्रेडिबल यंग मास्टर कब आ रहा है क्योंकि पहले ही 2 महीने बीत चुके हैं। मॉरिस डिसअपॉइंटेड है और कहता है कि उसने अज्यूम किया था कि यंग मास्टर ट्रेनिंग का एक भी दिन मिस नहीं करता। वो एमसी को कायर कहता है और सोचता है कि अपनी एक फेक स्टोरी बहुत दूर तक फैल जाने के बाद वो डर कर भाग गया। सिबिल को गुस्सा आ जाता है लेकिन हेनरी नहीं रुकता और सोचता है कि वो पूरी र्यूमर एक टोटल लाई, सफेद झूठ हो सकती है क्योंकि वहां कोई विटनेसेस नहीं थे। वो अज्यूम करता है कि हमारे लड़के ने इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया। हेनरी अज्यूम करता है कि स्केल ड्रैगन सोसाइटी के डिस्ट्रॉय होने की बात भी फेक न्यूज़ ही होगी, लेकिन सिबिल के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से हेनरी को मुक्का मारता है। उसके चेहरे का पूरा नक्शा बिगाड़ देता है। खामोश, बहुत बोल लिया तूने। प्लम पैलेस का एक और लड़का गुस्सा हो जाता है और सिबिल की इंसल्ट करता है, उसे ड्रॉप आउट कहकर बुलाता है, लेकिन ट्रेनिंग ग्राउंड में हर कोई उसे घूरने लगता है। सिबिल उसे डॉग फेस कहता है और ये क्लियर कर देता है कि कोई भी उनके यंग मास्टर से कंपेयर नहीं कर सकता। आयॉड ये देखकर सरप्राइज्ड है कि उसका दोस्त ऐसे चेहरे के साथ किसी को अगली बदसूरत कह रहा है। सिबिल शेयर करता है कि वो पहले से ही प्लम पैलेस के लड़कों को यहां आकर ट्रबल कॉज करते देखकर अनॉयड था और क्लियर कर देता है कि वो किसी को भी उनके यंग मास्टर थियो को डिसरिस्पेक्ट नहीं करने देगा। सिबिल और उसके कॉमरेड्स अपनी स्वॉर्ड्स निकाल लेते हैं और प्लम पैलेस के लड़कों पर जंग का ऐलान कर देते हैं। वे उन ड्रॉप आउट लूजर्स को उनकी औकात दिखाने के लिए डिटर्मिन्ड हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे लड़ने वाले होते हैं कोई उनके बीच आता है और इंस्टेंटली उनके सभी हथियारों को फ्रीज बर्फ में जमा देता है। हर कोई सरप्राइज्ड है और सिबिल रिकॉग्नाइज करता है कि ये 4 हाउंड्स में से रे रैगनार है। कोई और भी इस मजे में शामिल होता है और हंसने लगता है। ये 4 हाउंड्स का हल्कस लंका है। सिबिल अचानक 4 हाउंड्स के 2 मेंबर्स को प्रकट होते देखकर सरप्राइज्ड है और हल्कस नोटिस करता है कि कोई मिसिंग गायब है। हल्कस प्लम पैलेस के लड़कों में से एक से पूछता है कि लस्टर टाइगर कहाँ है, जो उसे कंफ्यूज कर देता है। हल्कस फायर्ड अप हो जाता है और सवाल करता है कि क्या सब बहरे हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग ग्राउंड के मास्टर के बारे में पूछ रहा है। हल्कस अनाउंस करता है कि वो यहाँ हमारे एमसी थियो रैगनार को चैलेंज करने आया है।
मीनवाइल डंजन के अंदर एमसी अपनी लिमिट्स तक पहुंच जाता है और उसकी स्वॉर्ड भी चकनाचूर हो जाती है। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसने लेवल अप कर लिया है। अचानक मल्टीपल सिस्टम विंडोज पॉपअप होने लगती हैं जो दिखाती हैं कि उसके स्टैट्स बढ़ रहे हैं और उसने 170 डेमोनिक बीस्ट्स का शिकार किया है। हमारा लड़का उन मॉन्स्टर्स की लाशों पर बैठता है जिन्हें उसने हराया है और सिस्टम दिखाता है कि अब सिर्फ एक मॉन्स्टर बचा है। थियो अपनी ताकत रिस्टोर करने के लिए एक हीलिंग पोशन पीता है और याद करता है कि वो कई बार मरते मरते बचा, लेकिन हीलिंग पोशन ने उसे हमेशा बचा लिया। शुरुआत में उसके लिए मॉन्स्टर्स को हराना मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे उसने लेवल अप किया चीजें आसान हो गईं। वो अभी भी सरप्राइज्ड है कि समय कितनी जल्दी बीत गया। उसने डंजन के अंदर पहले ही 2 महीने बिता दिए हैं। सिस्टम उसे दिखाता है कि अब सिर्फ एक डेमोनिक बीस्ट बचा है। कुछ सीढ़ियां देखकर उसे रियलाइज होता है कि ये डेफिनेटली कोई बॉस मॉन्स्टर है। एमसी आगे बढ़ना शुरू करता है और 5th फ्लोर पर एंटर करता है। वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को देखता है और उसे रियलाइज होता है कि ये अब यूजेबल नहीं है। इसलिए वो अपनी इन्वेंट्री को इनेबल करने और दूसरी स्वॉर्ड निकालने का फैसला करता है। उसे सिर्फ एक स्वॉर्ड मिलती है और उसे रियलाइज होता है कि ये उसकी आखिरी स्वॉर्ड है। हमारे लड़के को याद आता है कि उसे ये स्वॉर्ड अपनी माँ से बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर मिली थी। एमसी अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है। अवेकनिंग सेरेमनी से पहले अपनी माँ के साथ उसका काफ़ी फ्रिक्शन यानी मनमुटाव रहता था, इसलिए उसने अपने कमरे में उस सोर्ड को फेंकने और उसे वेस्ट होने देने का फैसला किया था। वो उस सेरेमोनियल सोर्ड को ऑब्जर्व करता है और उसे रियलाइज होता है कि ये वाइट स्नो स्टील से बनी एक बहुत अच्छी सोर्ड है। अपनी पास्ट लाइफ को याद करते हुए थियो साइलेंट हो जाता है। उसकी माँ उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हुए उसके कमरे में आई थीं और शेयर किया था कि वो उसे गिफ्ट्स देने के लिए मिडनाइट का इंतज़ार कर रही थीं, लेकिन उसे उन पर गुस्सा आ गया और उसने कहा कि वो बर्थडे प्रेजेंट्स पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता क्योंकि सेरेमनी नज़दीक थी। वो अपनी माँ से कुछ बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था और उसने ये क्लियर कर दिया था कि कोई भी अच्छा इक्विपमेंट कभी उसकी ब्लड लाइन को नहीं बदल सकता। उसे याद आता है कि उसने अपनी माँ को उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहा था, लेकिन वो फैसला करता है कि वो अपनी प्रीवियस लाइफ की कोई भी गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। हमारा लड़का बॉस रूम ढूंढ लेता है और सिस्टम उसे कॉशियस रहने की वार्निंग देता है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डेमोनिक बीस्ट जल्द ही प्रकट होने वाला है। बॉस रूम के अंदर थियो एक ड्रैगन को नैप लेते हुए पाता है। ये देखकर उसे रिलीफ मिलता है कि ये सिर्फ एक लेसर ड्रेक है। थियो ये सवाल करने लगता है कि क्वेस्ट का फाइनल बॉस ड्रैकोनिक क्यों है। कहा जाता है कि रैग्नार्स ड्रैगन्स के ही डिसेंडेंट्स हैं। हमारा लड़का सोचता है कि क्या ये महज एक कोइंसिडेंस है, लेकिन वो बॉस मॉन्स्टर को हराने पर फोकस करता है क्योंकि इसके बिना वो डंजन से बाहर नहीं निकल सकता। सिस्टम उसे क्वेस्ट सिनेरियो और बचे हुए मॉन्स्टर्स की गिनती दिखाता है। वो खुद से सवाल करता है कि क्या वो सच में ये बैटल जीत सकता है, क्योंकि वो अभी भी एक प्रकार के ड्रैगन का सामना कर रहा है। एमसी फोकस करना शुरू करता है और सिंगल फ्लैश इस्तेमाल करने का फैसला करता है। उसे याद आता है कि उसने अपने सामने आए वुल्व्स के खिलाफ इसकी बहुत प्रैक्टिस की थी और भले ही ये उसके पिता के ड्रैगन फ्लैश के लेवल पर ना हो, वो ड्रैगन की तरफ चार्ज करता है, ये मानते हुए कि अगर वो अपने ड्रैगन हार्ट को मैक्सिमम तक यूटिलाइज करता है तो वो एक सीरियस हिट लैंड कर पाएगा। वो मॉन्स्टर की आंख में अपनी सोड घोंप देता है और उसे सक्सेसफुली घायल कर देता है, जिससे मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाने लगता है। अचानक वो अपनी पूंछ से हमारे लड़के पर अटैक करता है, लेकिन वो आसानी से डॉज कर लेता है और डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि उसका कमज़ोर अटैक उसके ब्रेन के आर पार नहीं जा सका। ड्रेक चिल्लाने लगता है और हमारे लड़के को जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज़ देख पाता है और कॉन्फिडेंटली ड्रेक की तरफ चार्ज करता है, ये मानते हुए कि वो जीत सकता है। एमसी कुछ हिट्स लैंड करता है और पहले नॉर्मल अटैक्स के साथ मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने का फैसला करता है ताकि वो उसके वीक पॉइंट को ढूंढ सके। अचानक लेसर ड्रेक फिर से चिल्लाने लगता है और बैटलफील्ड पर डर हावी होने लगता है। डर की वजह से थियो की बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है और अपनी तरफ आते हुए एक अटैक को देख पाने के बावजूद वो डॉज करने में अनेबल रहता है, लेकिन अपनी सोड से उसे ब्लॉक कर लेता है। वो दूर जाकर गिरता है और रॉक वॉल से टकराता है, ये रियलाइज करते हुए कि बॉस मॉन्स्टर कितना स्ट्रांग है। वो एडमिट करता है कि वो इसे ज़्यादा देर तक जारी नहीं रख सकता और अपनी तरफ आ रहे उस ह्यूज मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए उठता है, ये उम्मीद करते हुए कि वो क्विक विन के लिए उसके वीक पॉइंट्स पर हिट कर सके। हमारा लड़का पहले से ही जानता है कि ड्रैगन का वीक पॉइंट उसके रिवर्स स्केल्स होते हैं और सारे अटैक्स को डॉज करते हुए लेसर ड्रेक की बॉडी पर कूद जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड से उसके रिवर्स स्केल्स को भेदने में कामयाब हो जाता है और मॉन्स्टर के शरीर से खून बहने लगता है। वो उस जगह पर लगातार वार करता रहता है जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगता है।
हमारे लड़के को लगता है कि उसका प्लान काम कर गया, लेकिन लेसर ड्रेक नीचे नहीं गिरता और थियो को सरप्राइज कर देता है। ट्रेनिंग ग्राउंड्स में हल्कस रे पर भड़क जाता है और ये क्लियर कर देता है कि वो यंग मास्टर से पहले लड़ना चाहता है। वो उसे लूजर बुलाती है और उसे इससे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन वो खुद को डिफेंड करने लगता है और कहता है कि वो 3 साल पहले हारा था। उसने हर दिन अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कड़ी मेहनत की है, इसलिए उस गैप को भरने के लिए 3 साल से ज्यादा का समय काफी है। रे उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे फिर से लूजर बुलाती है, जिससे हल्कस और भी ज्यादा एंग्री हो जाता है। वो उसके साथ ड्यूल करने का फैसला करता है और मेंशन करता है कि विनर को थियो रैग्नार से लड़ने का मौका मिलेगा। वो उसे एक ह्यूज वेपन से हिट करता है, लेकिन वो बिना जरा भी विचलित हुए, फेज्ड हुए, उसके अटैक को आसानी से रोकने में कामयाब हो जाती है। सिबिल और हेनरी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन 4 हाउंड्स के मेंबर्स को लड़ते देख डर जाते हैं। जैसे ही वे दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, रेमिंगटन उनके बीच प्रकट होता है और उन्हें कहीं और जाने के लिए कहता है, क्योंकि ये यंग मास्टर थियो का डोमेन है। वो क्लियर कर देता है कि वो किसी को भी मास्टर के लिए ट्रबल खड़ी नहीं करने देगा। हल्कस रेमिंगटन को देखकर खुश हो जाता है और उसके साथ भी लड़ने की अपनी डिजायर शेयर करता है, लेकिन रेमिंगटन हल्कस से उसकी बातों को समझने के लिए कहता है। अचानक उन सभी को एक इमेंस प्रेशर महसूस होने लगता है और रेमिंगटन इस मेनेसिंग किलिंग इंटेंट के सोर्स पर सवाल करता है। वे सभी पीछे मुड़कर देखते हैं कि एमसी ने ट्रेनिंग ग्राउंड्स में एंटर कर लिया है। रेमिंगटन इतना ओवरवेलमिंग प्रेशर फील करके सरप्राइज्ड है और सोचने लगता है कि थियो के सेक्लूजन ट्रेनिंग के दौरान क्या हुआ। रे और हल्कस ये देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं कि यंग मास्टर थियो फाइनली आ गया है। हमारा एमसी अपनी स्किल लेसर ड्रेक्स फियर से पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड्स को डोमिनेट कर लेता है। इससे पहले डंजन के अंदर जब एमसी ने उसके रिवर्स स्केल्स को पियर्स किया तो लेसर ड्रेक फाइनली मर गया और सिस्टम ने उसे हंट करने पर हमारे लड़के को कॉन्ग्रेचुलेट किया। जैसे ही उसने उसके रिवर्स स्केल्स को टच किया, मॉन्स्टर पागल होने लगा। हमारे लड़के को लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन कुछ मिनटों बाद मॉन्स्टर खुद ही थककर चूर हो गया, क्योंकि वे स्केल्स डेफिनेटली उसका वीक पॉइंट थे। सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसने लेसर ड्रेक्स टूथ और क्लॉ ऑब्टेन कर लिया है। टूथ हथियारों के लिए एक एनहांसमेंट मटेरियल था, जबकि क्लॉ का इस्तेमाल किसी हथियार की शार्पनेस बढ़ाने के लिए किया जा सकता था। उसने अपने रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल उस स्वॉर्ड को फिक्स करने के लिए करने का फैसला किया, क्योंकि वो अपनी मां का दिया हुआ गिफ्ट खोना नहीं चाहता था। एमसी को लेसर ड्रेक्स फियर नाम की एक स्किल भी मिली, जिसने उसे सरप्राइज कर दिया। उसने स्टैट्स पढ़े और रियलाइज किया कि ये स्किल उससे कमजोर टारगेट पर फियर इन्फ्लिक्ट कर सकती है। वो ऐसी स्किल पाकर शॉक्ड था, क्योंकि उसका मानना था कि केवल कुछ चुनिंदा लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो खुश है कि उसे इसे ट्राई करने का मौका मिल रहा है और अपना सारा सामान वापस इन्वेंट्री में रखते हुए वो सवाल करता है कि क्या ये स्किल रैग्नार में उसके लिए यूजफुल होगी, क्योंकि ये जगह पहले से ही पावरफुल लोगों से भरी हुई है। चमेलिया पैलेस का डंजन क्लियर हो जाता है और हमारा लड़का पैलेस के सीक्रेट्स को अनकवर करने की क्वेस्ट फिनिश करने के बाद फाइनली बाहर आ जाता है। सिनेरियो क्वेस्ट 1 को सक्सेसफुली क्लियर करने के लिए उसे रिवॉर्ड के रूप में एक नेस्ट कंपस मिलता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है और वो सवाल करता है कि क्या ये अगली क्वेस्ट में यूजफुल होगा। थियो इसे अपनी इन्वेंट्री में रखता है और पहले अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने का फैसला करता है, क्योंकि वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड है। लेकिन अचानक एक मेड हमारे लड़के की तरफ दौड़ते हुए आती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि उसे एक अर्जेंट मैटर को हैंडल करना है। वो उसकी बॉडी पर घावों को नोटिस करती है, लेकिन वो बात को टाल देता है और इशू के बारे में पूछता है। मेड उसे इन्फॉर्म करती है कि ट्रेनिंग ग्राउंड 4 में एक ब्रॉल हो रहा है। ये सुनकर हमारा लड़का ट्रेनिंग ग्राउंड में एंटर करता है। अपनी नई स्किल लेसर ड्रेज फियर से सबको डोमिनेट करते हुए वो गुस्से में सबको वहां से दफा होने के लिए कहता है, क्योंकि उसे रेस्ट की जरूरत है। वो इमेंस ऑरा लोगों को अनकॉन्शियस कर देता है, लेकिन हल्कस इतना ओवरवेलमिंग किलिंग इंटेंट देखकर एक्साइटेड हो जाता है और ये देखने के लिए कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, बिना कुछ सोचे हमारे लड़के की तरफ चार्ज करता है। हल्कस अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन एमसी आसानी से सिर्फ एक स्विंग से उसे ओवरपावर कर देता है, जिससे हर कोई शॉक्ड रह जाता है। जलवा है हमारा। हल्कस पीछे की तरफ नॉकबैक हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि उसका स्ट्राइक इतनी आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिया गया। डंजन ट्रेनिंग के बाद अपनी प्रोग्रेस देखकर एमसी खुद सरप्राइज्ड है, लेकिन हल्कस पीछे नहीं हटता। उसे हमेशा 4 हाउंड्स ऑफ द नॉर्थ का सबसे कमजोर मेंबर माना जाता रहा है, क्योंकि वो बहुत डम है और कभी भी अपने आर्सेनल को राउंड आउट नहीं करता। हल्कस दोबारा थियो पर अटैक करता है, उसे इसे ब्लॉक करने का चैलेंज देते हुए। सबसे कमजोर होने के बावजूद रॉ स्ट्रेंथ के मामले में हल्कस को कभी कोई आउट मैच नहीं कर पाया है। लेकिन अब एमसी ये देखकर सरप्राइज्ड है कि वो हल्कस की बराबरी कर पा रहा है और एक सिंगल स्लैश के साथ वो हल्कस को काउंटर करता है और उसे डिफीट कर देता है।
इतना लेवल अप करने के बाद वो अमेजिंग फील कर रहा है और हल्कस खांसते हुए खून थूकने लगता है, अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है और नीचे गिर जाता है। थियो रियलाइज करता है कि वो बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गया था और उसे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन वो खुश है कि वो हल्कस का सामना कर रहा था जो अपनी टफनेस के लिए जाना जाता है और ऐसे अटैक्स को टैंक कर सकता है। एमसी नोटिस करता है कि हल्कस सिर्फ फेंट हुआ है। सिबिल सरप्राइज्ड हो जाता है और ट्रेनिंग ग्राउंड में हर कोई यंग मास्टर के लिए चीयर करने लगता है, जिसने 4 हाउंड्स में से एक ब्लैक बियर को एक सिंगल स्ट्राइक से आसानी से डिफीट कर दिया। थियो उन्हें अश्योर करता है कि हल्कस अभी भी जिंदा है। अचानक उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है, जो हमारे लड़के को डिसअपॉइंट कर देती है क्योंकि ये उसकी माँ का दिया हुआ गिफ्ट था। हर कोई एमसी के लिए चीयर करता रहता है और वे सभी एक सिंगल स्ट्राइक से अपनी स्वॉर्ड तोड़ने के लिए उसकी प्रेज करते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वे इतने खुश क्यों हैं। इसी बीच ये सब ऑब्जर्व करते हुए रे को अपनी एक पास्ट मेमोरी याद आती है। एक दिन जब वो छोटी बच्ची थी तो एमसी ने उसे देखा और सवाल किया कि वो इतनी ठंड के मौसम में बिना गर्म कपड़ों के क्यों घूम रही है। थियो ने रे को अपना खुद का स्कार्फ दे दिया और उसे लगा कि वो अभी भी बहुत ठंड महसूस कर रही है, इसलिए उसने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया और कहा कि बर्फबारी रुकने के बाद वो उसे घर छोड़ देगा। ये सब याद करने के बाद वो मुस्कुराने लगती है और बैटल ग्राउंड से चली जाती है। रेमिंगटन उसे मुस्कुराते हुए देखकर सरप्राइज्ड है। कुछ समय बाद चमेलिया पैलेस में हमारा लड़का एम्बैरेस्ड दिखता है क्योंकि मेड्स उसे एक नया टाइटल लस्टर टाइगर मिलने पर कांग्रेचुलेट कर रही हैं। एक मेड उसकी कड़ी मेहनत को फाइनली पे ऑफ होते देखकर खुश है और उसे इसे बनाए रखने और अवेकनिंग सेरेमनी तक मोमेंटम मेंटेन करने की एडवाइस देती है। उसे बिलीव है कि वो ये कर सकता है और अचानक उसकी माँ आ जाती हैं और उसे फोर्सफुली नई एबलॉन डिश खिलाने लगती हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो रुकने की मिन्नतें करता है तो वो उसका मुंह और ज्यादा खाने से ठूसने लगती हैं। खाते समय उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आती है और वो ग्रेटफुल फील करने लगता है। वो अपनी माँ को बताता है कि खाना बहुत डिलिशियस है और उनकी नज़र उस टूटी हुई स्वॉर्ड पर पड़ती है। वो शॉक्ड हो जाती हैं और एमसी एंग्शियस होकर पसीना पसीना होने लगता है। वो उन्हें बताता है कि ये उसकी ट्रेनिंग के दौरान टूट गई और अपोलोजाइज करने लगता है क्योंकि ये उनके द्वारा उसके बर्थडे पर दिया गया एक प्रेशियस गिफ्ट है। थियो की माँ उस इंसान पर बहुत एंग्री हो जाती हैं जिसने कसम खाई थी कि ये नहीं टूटेगी क्योंकि इसे व्हाइट स्नो स्टील और एबनी स्टील वुड से बनाया गया था। वो पूछता है कि क्या वो सदर्न जंगल के स्टील वुड के बारे में बात कर रही हैं। वो पॉजिटिवली जवाब देती हैं और उसे बताती हैं कि ये एक रेयर और प्रेशियस मटेरियल है, लेकिन ये देखकर डिसअपॉइंटेड फील करती हैं कि ये सब एक झूठ था। उन्हें लगता है कि अगर वो आदमी सच बोल रहा होता तो स्वॉर्ड इतनी आसानी से नहीं टूटती। एमसी रियलाइज करता है कि मटेरियल्स कितने प्रेशियस हैं और सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि उसे इसके इतने वैल्यूबल होने की उम्मीद नहीं थी। वो सोचता है कि उसकी माँ को ऐसी स्वॉर्ड कैसे मिली। वो मेकर से कुछ एक्सप्लेनेशन मांगने और इस बार उसे एक बेटर स्वॉर्ड बनाने के लिए फोर्स करने का फैसला करती हैं। वो उन्हें एश्योर करता है कि ये फाइन है और वो बस कोई दूसरी स्वॉर्ड यूज कर सकता है, लेकिन वो इस आइडिया को रिजेक्ट कर देती हैं और उसे बताती हैं कि लोग फाइनली उसकी ट्रू पावर्स को देखने आ रहे हैं, इसलिए उसे पहले से भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। चूंकि अवेकनिंग सेरेमनी बहुत करीब है, वो कहती हैं कि वो उसे एक शैबी पुरानी स्वॉर्ड ले जाकर सेरेमनी अटेंड करने की परमिशन नहीं देंगी। थियो अपनी माँ की इतनी परवाह करते देख खुश है और सिसिलिया फैसला करती हैं कि अब उन्हें चलना चाहिए क्योंकि उनकी बात खत्म हो गई है। एमसी कंफ्यूज्ड है। वो रिवील करती हैं कि वे पूरे विंटेरा के बेस्ट वर्कशॉप में जा रहे हैं, जिसे बास्क वर्कशॉप के नाम से जाना जाता है। बास्क वर्कशॉप विंटेरा के टॉप 3 मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप्स में से एक है और इसकी फेम इसके शेयर साइज से आती है, जो किसी फैक्ट्री को भी टक्कर देती है। हालांकि वर्कशॉप के बारे में सबसे नोटेबल चीज इसकी मास्टर है। वो एक ऐसी पर्सन है जो इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा स्पेशल रैंक की कैटेगरी में आती है और एक ब्लैकस्मिथ है जिसके पास मास्टर क्राफ्ट्समैन का टाइटल है, जो केवल 2 अन्य रैगनार आर्टिजन्स के पास है। एमसी कैपिटलिज्म इनकार्नेट पूंजीवाद की अवतार एल्फ डीमन क्राफ्ट्समैन कर्जोनेन को देखकर सरप्राइज्ड है। उसने कभी ऐसे टाइकून से मिलने की उम्मीद नहीं की थी और सवाल करता है कि उसकी माँ के डीमन क्राफ्ट्समैन के साथ कनेक्शंस कैसे हैं। सिसिलिया गुस्से में सवाल करती हैं कि उनकी माँ अभी भी स्मोक क्यों कर रही हैं। उन्हें कर्जोनेन को माँ कहकर एड्रेस करना सुनकर हमारा लड़का स्पीचलेस रह जाता है। कर्जोनेन सिसिलिया से कहती है कि वो उसे माँ कहकर एड्रेस ना करे क्योंकि उनका रिलेशनशिप किसी पेरेंट और चाइल्ड का नहीं है। जिस दिन सिसिलिया ने भागने का फैसला किया था, फियो को बताया गया था कि उसकी माँ एक ऑर्फन है, अनाथ है, जिसका दुनिया में कोई परिवार नहीं है। लेकिन वो ये देखकर सरप्राइज है कि वो हाई एल्फ कर्सन की बेटी है। उसे रियलाइज होता है कि उसके इतने हैंडसम दिखने का रीजन ये है कि वो भी एक क्वार्टर एल्फ है।
कर्सन पूछती हैं कि सिसिलिया ने अनएक्सपेक्टेडली उसे विजिट करने का फैसला क्यों किया। फियो की माँ उस सोड को वापस फेंकती हैं और उसे बताती हैं कि ये एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। कर्सन उन पर बिलीव नहीं करती और अपनी बेटी को इसे डिफेक्टिव सोड कहते सुनकर मैड हो जाती है, भले ही उसने इसे खुद फोर्ज किया था। कर्सन सोड को बाहर निकालती है और रियलाइज करती है कि ये टूटी हुई है। सिसिलिया सवाल करती हैं कि क्या वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं है, और कर्सन स्पीचलेस रह जाती है। हाई एल्फ पूछती है कि इसका विल्डर कौन है। सिसिलिया उसे बताती हैं कि फियो इस सोड का विल्डर है। कर्सन पूछती है कि क्या ये उसके पीछे खड़ा बच्चा है, और वो अपनी माँ से कहती हैं कि अपनी जुबान संभाल कर बात करे, क्योंकि एमसी एक जीनियस है जो एक दिन यहाँ से रैग्नार पर रेन करेगा। फियो खुद को हाई एल्फ से इंट्रोड्यूस करता है और बास्क वर्कशॉप के रिनाउंड मास्टर को देख पाने के लिए अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है। कर्सन उसे याद करती है और ऐसे बच्चे को बड़ा करने के लिए सिसिलिया की प्रेस करती है। वो पूछती है कि क्या सिर्फ उसी ने सोड यूज की थी, और एमसी पॉजिटिवली जवाब देता है। सिसिलिया को लगता है कि सोड डिफेक्टिव है, लेकिन कर्सन सरप्राइज्ड हो जाती है और रियलाइज करती है कि ये एक लंबी कॉन्वर्सेशन होने वाली है, इसलिए वो उन्हें अंदर इनवाइट करती है। जैसे ही वे सभी अंदर जाते हैं, एमसी पूछता है कि क्या उसकी माँ डीमन क्राफ्ट्समैन से रिलेटेड है। वो कहती हैं कि वो सही है, और वो क्यूरियस हो जाता है कि क्या कर्सन उसकी रियल मदर है। सिसिलिया उसे बताती है कि उसे नहीं पता होगा, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की थी। लेकिन भले ही ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए था, कर्सन ने उन्हें एक फॉस्टर मदर के रूप में अपनाया था। सिसिलिया शेयर करती हैं कि उनकी माँ हर उस चीज से प्यार करती हैं जो उन्हें ब्यूटीफुल लगती है, चाहे वो म्यूजिक हो, जूल्स हो, थिएटर हो, यहाँ तक कि लोग भी। वो कहती हैं कि यही रीजन है कि कर्सन ने उन्हें एक फॉस्टर चाइल्ड के रूप में अपनाया था। कर्सन उन्हें पास्ट के बारे में बात करना बंद करने के लिए कहती हैं, इसे बेकार बताती हैं। सिसिलिया को लगता है कि वो झूठ बोल रही हैं, और उनका बेटा पूछता है कि वो इस जगह से बाहर कैसे निकली। कर्सन रिवील करती हैं कि सिसिलिया ने रैग्नार क्लैन लीडर से शादी करने की अपनी डिजायर की वजह से वो जगह छोड़ दी थी। कर्सन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी बेटी अपनी मर्जी से ऐसी मिजरेबल जगह पर जाएगी, और सरप्राइज्ड है कि वो इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर पाई। सिसिलिया कहती हैं कि वो क्लैन लीडर की मैनलीनेस और हैंडसमनेस को रेजिस्ट नहीं कर पाई, जो उनसे बहुत प्यार करते थे। कर्सन डिसअपॉइंटेड है कि घर से भागने के बावजूद वो पिछले साल वापस आई और फियो को गिफ्ट करने के लिए एक सोड फोर्ज करने के लिए कर्सन के सामने बेगिंग शुरू कर दी। कर्सन उसे शेमलेस कहती है, लेकिन सिसिलिया अपने बेटे के सामने उसे ऐसी बातें कहते सुनकर अनॉयड हो जाती हैं। वे दोनों बहस करने लगती हैं, और एमसी मुस्कुराता है क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी इस तरह बात करते नहीं देखा था। उसे याद आता है कि अपनी पास्ट लाइफ में उसने कभी अपनी माँ के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की थी, और वो एक एक्सट्रीमली अनग्रेटफुल बेटा था। वो सवाल करता है कि क्या वो क्लैन के लिए कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस था, और नोटिस करता है कि कर्सन भी उसकी माँ की बहुत परवाह करती है। वो सोचता है कि उसने उसकी पास्ट लाइफ में कुछ क्यों नहीं किया। वे फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, और कर्सन शेयर करती है कि ये वो कमरा है जिसमें वो रहती है। सिसिलिया पूछती है कि उसकी माँ उन्हें इतने अंदर तक क्यों लाई, और डिमांड करती है कि वो इसकी भरपाई के लिए थियो के लिए बेस्ट स्वॉर्ड बनाए। कर्सन अचानक सिसिलिया को बाहर इंतजार करने के लिए कहती है। जैसे ही वो थियो को पकड़ती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है, सिसिलिया को बाहर छोड़ते हुए। अपने कमरे के अंदर कर्सन सिसिलिया के उसे पुकारने को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और सीधे पॉइंट पर आने का फैसला करती है। वो पूछती है कि क्या एमसी के पास रेलिक ऑफ द प्राइमोर्डियल ड्रैगन है। हमारा लड़का कंफ्यूज हो जाता है और सवाल करता है कि क्या वो उस गार्डियन ड्रैगन के एंसेस्टर यानी पूर्वज के बारे में बात कर रही है जो क्लैन को प्रोटेक्ट करता है। वो शेयर करता है कि उसने उस लेजेंड के बारे में सुना है कि रैग्नार क्लैन के डिसेंडेंट्स के लिए पूरे विंटेरा में खजाना डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। वो ये क्लियर कर देती है कि ये कोई लेजेंड नहीं है, और सवाल करती है कि क्या सच में उसके पास कोई रेलिक नहीं है। कर्सन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, स्टार्ट्स टू टीयर अप, और वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, सोचते हुए कि वो उसकी स्वॉर्ड को कैसे डिस्ट्रॉय कर पाया, जबकि उसने उसे फॉर्ज करने में अपना पूरा दिल और जान यानी हार्ट एंड सोल लगा दी थी। उसे बिलीव नहीं होता कि वो स्वॉर्ड किसी रेलिक के अलावा किसी और चीज से टूट सकती है, और सवाल करती है कि क्या हमारे लड़के को कोई आइडिया भी है कि वो स्वॉर्ड कितनी प्रेशियस थी। वो माफी मांगने की कोशिश करता है और याद करता है कि स्वॉर्ड तब डैमेज हुई थी जब वो एक लेसर ड्रेक से लड़ रहा था। उसे रेलिक्स के बारे में कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो हार मान लेती है, गिव्स अप, और उसे समझाने के लिए सीधे दिखाने का फैसला करती है ताकि वो जल्दी समझ सके। वो उसे चेन से पूरी तरह सील्ड कैस्केट दिखाती है और पूछती है कि क्या वो कुछ नोटिस कर रहा है।
एमसी को वो ब्लू ग्लो दिखाई देने लगती है और सवाल करता है कि क्या ये कोई क्वेस्ट है, रिकग्नाइज करने के बाद कि ये वही चमक है जो उसने महल में डंजन के दरवाजे पर देखी थी। कर्सन शेयर करती है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके एक्शंस को जज करते हुए उसे बिलीव होता है कि वो कुछ नोटिस कर पा रहा है। वो उस कैस्केट को घसीटना शुरू करती है और उसे बताती है कि उसने कई बार उस सील्ड कैस्केट को खोलने और अंदर रखे आइटम को ऑब्टेन करने की कोशिश की है, लेकिन वो हमेशा फेल हो जाती है। वो उस सील्ड कैस्केट को नीचे रखती है और प्राइमोर्डियल ड्रैगन के रेलिक व्हाइट मूनलाइट ब्लेड को मेंशन करती है। कर्सन प्राइमोर्डियल ड्रैगन की एक कहानी शेयर करती है जिसने अपना एक नुकीला दांत निकाला और उससे एक ब्लेड फॉर्ज की जिसे मॉन्स्टर स्वॉर्ड व्हाइट मूनलाइट ब्लेड के नाम से जाना जाता है। वो उससे कहती है कि अगर वो कैस्केट का सील तोड़ने की कोशिश करता है और सक्सेसफुल हो जाता है तो वो उसे व्हाइट मूनलाइट ब्लेड के नाम से जानी जाने वाली स्वॉर्ड सौंप देगी। एमसी थोड़ा कंफ्यूज लगता है और वो रिवील करती है कि अगर वो इसे खोलने में फेल हो गया तो इस प्रोसेस में उसकी जान भी जा सकती है। वो सवाल करती है कि क्या वो अभी भी इसे ट्राई करना चाहता है, और एमसी एक्साइटमेंट के मारे मुस्कुराने लगता है। वो ये क्लियर कर देता है कि ये स्वॉर्ड अब उसकी है। सिस्टम दिखाता है कि क्वेस्ट का अगला सिनेरियो है प्राइमोर्डियल ड्रैगन के रेलिक व्हाइट मूनलाइट ब्लेड द्वारा चुना जाना, टू बी चोजन बाय। व्हाइट मूनलाइट ब्लेड ब्लैक स्नो के लीडर की स्वॉर्ड है जो ब्लैक ड्रैगन के नाम से जाने जाने वाले 9 ड्रैगन्स में से एक है। बहुत कम लोग इस स्वॉर्ड के बारे में जानते हैं क्योंकि जिसने भी इसे देखा है या इसके बारे में बात की है वो या तो मारा गया है या गायब हो गया है। हमारे लड़के को एक मिस्टीरियस आदमी याद आता है जिसने उसे नोटिस किया था और सरप्राइज था कि वो थियो को विजिबल था। एमसी ने शेयर कोइंसिडेंस यानी महज इत्तेफाक से स्वॉर्ड का ट्रू फॉर्म देख लिया था और उसे समझ नहीं आता कि ब्लैक ड्रैगन ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। वो ये जानकर सरप्राइज्ड है कि ब्लैक ड्रैगन की व्हाइट मूनलाइट स्वॉर्ड यहाँ है और ये प्राइमोर्डियल ड्रैगन का एक एक्चुअल रेलिक है। उसे याद आता है कि वो 4 साल पहले ब्लैक ड्रैगन से टकराया था और रियलाइज करता है कि उस समय कर्सुनैन के पास वो स्वॉर्ड थी। वो पूछती है कि क्या वो इसे खोलना चाहता है और एमसी मुस्कुराने लगता है, चाहे जो हो जाए उस स्वॉर्ड को ऑब्टेन करने के लिए डिटरमिन्ड हो जाता है। वो उससे कहता है कि ये स्वॉर्ड अब उसकी है और कास्केट को ऑब्जर्व करते हुए उसे रियलाइज होता है कि ये कैमिलिया पैलेस के बहुत सिमिलर है। वो कास्केट को खोलने के लिए ब्लू की का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। कर्सुनैन कंफ्यूज हो जाती है जब हमारा लड़का कास्केट को अनलॉक करता है और एक अजीब सी रोशनी यानी वियर्ड लाइट चमकने लगती है। अचानक कर्सुनैन कंसर्न्ड हो जाती है जब हमारा लड़का एक मिस्टीरियस ब्लैक फॉग द्वारा अंदर खींचा जाने लगता है। एमसी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है और एक मिस्टीरियस जगह पर खींच जाता है। वो अपनी आंखें खोलता है और उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। थियो रोज पैलेस को रिकग्नाइज करता है जबकि सब कुछ आग की लपटों में घिरा हुआ है। उसे समझ नहीं आता कि वो ये सब दोबारा क्यों देख रहा है, और अपनी पास्ट मेमोरीज को देखते हुए उसे रियलाइज होता है कि वो पूरी तरह से भूल गया था कि वो कितना वीक हुआ करता था। इस वजह से उसे और पावर चाहिए, इतनी कि वो रैंडन को हरा सके और कैमिलिया पैलेस को कुचल सके। एक ग्रिफिन उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ करने लगता है और हमारे लड़के को पकड़ लेता है। उसे पूरा निगलने के लिए तैयार है, लेकिन एमसी जाग जाता है और उसकी चोंच को पकड़ लेता है, उसे ऑफ गार्ड पकड़ते हुए। उसे अवेयर हो जाता है कि वो मॉन्स्टर पावर के लिए उसकी डिजायर का उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके उसके दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। एमसी को रियलाइज होता है कि यही रीजन है कि इसे मॉन्स्टर स्वॉर्ड कहा जाता है। वो मिस्टीरियस ग्रिफिन उसे गुस्ताख यानी इंसॉलेंट करता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का कॉन्फिडेंटली उससे कहता है कि जो डिस्पेयर वो उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है उसे वो पहले ही जीत चुका है। वो सवाल करता है कि क्या मॉन्स्टर को उम्मीद थी कि वो उसकी यूजलेस पावर से टेम्प्ट हो जाएगा, जबकि वो पहले ही कई क्वेस्ट्स देख चुका है। ग्रिफिन कंफ्यूज हो जाता है और हमारा एमसी नोटिस करता है कि ये उसकी मेमोरी वाले ग्रिफिन से बहुत अलग दिख रहा है। मॉन्स्टर खुद को फ्री करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा लड़का उसे नहीं छोड़ता और याद करता है कि वो कम से कम 10 मीटर लंबा था, लेकिन अभी वे दोनों सिमिलर हाइट्स के हैं। वो सवाल करता है कि क्या लंबे समय तक देखे जाने की वजह से ग्रिफिन छोटा हो गया। वो इसकी परवाह न करने का फैसला करता है और ये क्लियर कर देता है कि मूनलाइट स्वॉर्ड अब उसकी है, जैसे ही वो एक ईवल लुक के साथ ग्रिफिन को पंच करने की कोशिश करता है।
मॉन्स्टर उससे बात करके मामला सुलझाने की यानी टॉक इट आउट करने की कोशिश करता है। मीनवाइल केर्सनन के कमरे के अंदर सिसिलिया अपने बेटे को अनकॉन्शियस यानी बेहोश देखकर चिल्लाने लगती है। वो उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन कुछ काम नहीं करता और सिसिलिया रोने लगती है और अपनी मां से सवाल करती है कि उसका बेटा इस तरह अनकॉन्शियस क्यों है। केर्सनन स्पीचलेस रह जाती है जब सिसिलिया रोते हुए कहती है कि उसने अपनी मां से ये करने के लिए कभी नहीं कहा था, वो बस अपने बेटे के लिए एक स्वर्ड चाहती थी। केर्सनन ऑब्जर्व करती है कि थियो के ब्लड स्ट्रीम के साथ एक मॉन्स्टर की एनर्जी लिंक है, जो कुछ ऐसा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा या सुना है। वो उम्मीद कर रही थी कि वो ठीक होगा क्योंकि उसके पास पहले से ही एक रेलिक था। सिसिलिया अपनी मां से कहती है कि अगर उसके बेटे को कुछ भी बुरा होता है तो वो केर्सनन को उसके एक्शंस के लिए कभी माफ नहीं करेगी। अचानक एमसी मूनलाइट स्वर्ड को पकड़ लेता है और उसके चेस्ट के चारों ओर एक मिस्टीरियस लाइट फॉर्म होने लगती है। सिसिलिया कंसर्न्ड हो जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। थियो फाइनली अपनी आंखें खोलता है। वो अपने बेटे को कसकर गले लगाती है और रोने लगती है। वो अपने बेटे को बताती है कि वो बहुत वरिड थी, लेकिन वो उसे अश्योर करता है कि ज्यादा ना सोचे क्योंकि वो कंप्लीटली ओके है। सिस्टम उसे ग्रिफिन का शिकार करने और क्वेस्ट फिनिश करने पर कांग्रेचुलेट करता है। रिवॉर्ड के रूप में वो व्हाइट मूनलाइट स्वर्ड का ओनर बन जाता है। एमसी समझता है कि वो अपने लक की वजह से सरवाइव कर गया। ग्रिफिन को हराना आसान था क्योंकि इसे अभी-अभी यानी फ्रेशली अनसील किया गया था और कोई भी साइकोलॉजिकल अटैक्स उस पर बेअसर थे। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसने व्हाइट मूनलाइट स्वर्ड की मैजिक एनर्जी को अब्जॉर्व कर लिया है, तो अब उसकी मैजिक पावर ग्रेटली इंक्रीज हो गई है। उसकी मैजिक पावर 200 को सरपास कर जाती है और उसकी बॉडी चमकने लगती है। हमारे लड़के को पता चलता है कि उसकी मैजिक पावर में डिविनिटी आने लगी है और ये एक हाई रैंकिंग स्वर्ड्समैन के लेवल तक बढ़ गई है। उसे ये जानकर डिसअपॉइंटमेंट होती है कि वो मैजिक पावर का तुरंत इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसे अवेकनिंग सेरेमनी तक खुद को रोक के रखना होगा। केर्सनन एक्सप्रेस करती है कि वो कितनी सरप्राइज थी और उसे सक्सीड होने पर कांग्रेचुलेट करती है। वो सवाल करता है कि क्या वो अपना प्रॉमिस निभाने वाली है और वो उसे अश्योर करती है कि एल्व्स झूठ नहीं बोलते। वो नोटिस करता है कि स्वर्ड रिबेलियस हो रही है और सवाल करता है कि क्या स्वर्ड ने अभी तक उसे अपने मास्टर के रूप में एक्नॉलेज नहीं किया है। वो थोड़ा एंग्शियस हो जाता है, लेकिन एल्फ उसे अश्योर करती है कि 400 साल तक ट्रैप रहने के बाद स्वर्ड ऐसा बिहेव कर रही है। वो कहती है कि चूंकि स्वर्ड फाइनली दुनिया में बाहर आ गई है, ये अपनी सारी दबी हुई फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करना चाहती है। केर्सनन सजेस्ट करती है कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ दीवार पर एक स्विंग लेने की कोशिश कर सकता है। वो सवाल करता है कि क्या ये ठीक रहेगा, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाने लगती है और सोचती है कि बिना किसी वजह के वो चिंता कर रहा है, क्योंकि भले ही ये लेजेंडरी स्वर्ड हो, उसके जैसे एक ब्रैट यानी नासमझ बच्चे का एक स्विंग जो इनएक्सपीरियंस्ड है और जिसने अभी तक अपनी अवेकनिंग सेरेमनी भी नहीं की है, बास्क वर्कशॉप को डैमेज नहीं कर सकता। ये सुनकर वो अननर्व्ड हो जाता है और इसे ट्राई करने का फैसला करता है। हमारा लड़का समझता है कि वो जब चाहे अपने ड्रैगन हार्ट को छिपा सकता है, इसलिए ये उसके लिए अभी-अभी मिली नई लेजेंडरी सॉर्ड को टेस्ट करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो दीवार की तरफ चलता है और अपनी पूरी मैजिक पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। एमसी एक्सक्यूज करता है और लेजेंडरी मूनलाइट सॉर्ड का कवर हटाता है। जैसे ही वो स्विंग लेने के लिए तैयार होता है, केर्सनन उसे ऑब्जर्व करती है और कंसर्न्ड हो जाती है। वो हमारे लड़के को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सिंगल फ्लैश नाम का अटैक इस्तेमाल कर बैठता है, जिससे वर्कशॉप की दीवार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय यानी तबाह हो जाती है। सिसिलिया एस्टॉनिश्ड रह जाती है, जबकि इस तबाही के नज़ारे को देखकर केर्सनन की आंखों में चिंता के आंसू आ जाते हैं। केर्सनन ने जो सोचा था उसके उलट मेरे भाई ने लिटरली अपनी सॉर्ड के सिर्फ एक स्विंग से बिल्डिंग की दीवार को बीच से चीर दिया और वो दीवार को डिस्ट्रॉय करने का एम भी नहीं कर रहा था। केर्सनन हमारे लड़के की वजह से हुए एक और महंगे नुकसान पर डिस्पेयर में डूबने से खुद को रोक नहीं पाई, खासकर उस सॉर्ड के बाद जिसे उसने अभी-अभी तोड़ा था। थियो को भी लगता है कि यह सीरियसली ओवरकिल हो गया और वो पहले ही खाली हो चुका है, क्योंकि उस डेवेस्टेटिंग स्लैश को पुल ऑफ करने में उस सॉर्ड ने उसका सारा मैजिक खींच लिया। ठीक उसी पल केर्सनन उसे कुछ मैना देने लगती है और वो उसकी तरफ इतनी तेजी से भागी कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब उसके पास पहुंच गई। वो ये देखकर स्टार्टल्ड है कि उसे सच में अपने मैजिक पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। जो भी हो, 10 फीट मोटी दीवार में इस मैसिव क्रैक को देखने के बाद उसे यकीन है कि ये लड़का एक एब्सोल्यूट जीनियस है।
उसे उसके जैसा ग्रैंडसन होने पर थोड़ा प्राउड फील होने लगता है और मैं उसकी आंखों में वो डॉलर साइंस देख सकता हूं जो क्लियरली दिखाते हैं कि उसका लालची दिमाग हमारे लड़के से प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ जूसी पका रहा है। पैसा ही पैसा होगा। वो उस पर अपना हाथ रखती है और उससे कहती है कि वो अब से उसकी पेट्रन बनेगी और उसे बस इतना करना है कि अपने पंख फैलाए और दुनिया को अपनी स्किल्स दिखाए। लो जी, हो गया काम। वो लिटरली उसे अपने वर्कशॉप के लिए एक चलता बोलता बिलबोर्ड बनाकर इस्तेमाल कर रही है और थियो क्लियरली उसकी आंखों की वो ग्लिंट देख सकता है। वो ब्लंटली उससे कहता है कि वो उन डॉलर साइंस को वापस अपनी तरफ चमकते हुए देख सकता है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, थियो और उसकी माँ बैस्क वर्कशॉप से निकलने की तैयारी करते हैं। अपने आखिरी गुड बाइज एक्सचेंज करने के बाद वे अलग हो जाते हैं। हम वो नुकीले दांत देखते हैं जो उसने पकड़े हुए हैं और पता चलता है कि थियो ने उन्हें दीवार की मरम्मत के फंड्स के रूप में दिया था। वो ड्रेक की इस लूट को पाकर थ्रिल्ड है और उसे पक्का यकीन है कि उसने इसे रेलिक ऑब्टेन करते समय ही हासिल किया होगा। वो अपनी बेटी पर भी प्राउड फील कर रही है, सोचते हुए कि उसने कितने इनक्रेडिबल बेटे की परवरिश की है। ठीक उसी पल कोई वहां आता है और उसे डीमन क्राफ्ट्समैन के उसके टाइटल से ग्रीट करता है। कैर्सोनेनस जानी पहचानी आवाज को सुनकर एक पल के लिए फ्रीज हो जाती है। वो पीछे मुड़ती है और पूछती है कि वो यहाँ क्यों है, लेकिन रॉबर रैगनर का ये मिस्टीरियस क्रो बस अपनी आंखों में एक लाल चमक के साथ उबलता रहता है और एक शब्द भी नहीं कहता, हमें सस्पेंस में लटकाए रखता है। 5 दिन बीत जाते हैं और अवेकनिंग सेरेमनी का दिन फाइनली आ ही गया। हमेशा की तरह एवेलिन और थियो एक स्पारिंग सेशन के बीच में है। उसके साथ ब्लोज एक्सचेंज करने के बाद वो बता सकती है कि उसका स्वॉर्ड प्ले ओवरऑल स्ट्रॉन्गर और फास्टर हो गया है। मेरा भाई बस एक मुस्कान बिखेरता है, ये कहते हुए कि वो ये सुनकर सच में बहुत खुश है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एवेलिन जैसी कोई उसकी कभी प्रेज करेगी। ऑन लुकर्स हमेशा की तरह पसीने से तरबतर हैं, क्योंकि वो थियो के मुकाबले खुद को कमजोर यानी वीक सॉस महसूस कर रहे हैं। देखिए, थियो को बदलना शुरू हुए आधा साल हो चुका है और एवेलिन अमेज्ड है कि वो पहले ही इतना स्ट्रांग हो चुका है कि उसे पीछे धकेल सके। अगर वो आज अपना मैजिक अवेकन कर लेता है तो ये एक मॉन्स्टर का जन्म होगा। थोड़ी देर स्पार करने के बाद लेडी उसे प्रॉप्स देती है, ये कहते हुए कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और वो अवेकनिंग सेरेमनी का वैलेडिक्टोरियन बनने का एम भी कर सकता है और उसकी दुआएं उसके साथ हैं। थियो वापस उसकी तरफ एक बड़ी स्मर्क बिखेरता है, उसके काइंड वर्ड्स के लिए थैंक यू कहता है। वो कहता है कि अगर वो वैलेडिक्टोरियन बन गया तो वो सबके सामने अपनी स्पीच के दौरान उसका नाम मेंशन करेगा। जाहिर है एवेलिन उसे एक थका हुआ लुक देती है, ये सोचते हुए कि क्या इसकी सच में जरूरत भी है, जबकि उसके साथी एक्साइटेडली उसके पास आते हैं, उसे अपने नाम भी मेंशन करने के लिए कहते हैं। थियो थोड़ा प्राउड फील किए बिना नहीं रह पाता, ये सोचते हुए कि पॉपुलर होना कितना झंझट का काम है, जबकि एवेलिन बस उसे एक क्रीप्ड आउट लुक देती है, क्लियरली ये सोचते हुए कि कैसे वो खुद पर कुछ ज्यादा ही इतराने लगा है। सीन फिर सेंट्रल हेडक्वार्टर्स में ट्रांजिशन होता है, जहां थियो अपनी ग्रैंड एंट्रेंस मारता है। खुद को गार्ड्स के सामने थियो रैगनर कमेलिया पैलेस के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। अंदर जाने पर वो एक बड़ी भीड़ नोटिस करता है। चूंकि अवेकनिंग सेरेमनी रैगनर क्लैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनुअल इवेंट है, हर पार्टिसिपेंट अच्छे रिजल्ट्स पाने की उम्मीद कर रहा है और रैगनर क्लैन के स्वॉर्ड्समैन के रूप में ये उनका पहला मौका है एक्नॉलेज और ऑनर किए जाने का। क्लैन हेड काइल रैगनर सहित रैगनर क्लैन के सभी लोगों के देखने से प्रेशर बहुत हाई है। यहां तक कि कुछ बिग शॉट्स भी प्रेजेंट है, जैसे 9 ड्रैगन्स और 2 पीढ़ियों पहले की फॉर्मर क्लैन हेड हिल्डा रैगनर। थियो जितना हिल्डा को देखता है वो उसे उतनी ही कम 150 साल की लगती है। जो भी हो, वो उसे दोबारा अटेंड करके रिलीव्ड है। कंडक्टर फिर सबका अटेंशन खींचने के लिए एक ड्रम बजाता है। ये आदमी वोनोर रैगनर है, सेरेमनी का जज और एक ड्रैगन गेट स्वॉर्ड्समैन। वो सबका ध्यान खींचता है और उन्हें बताता है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शुरू करने का समय आ गया है। इस प्रिलिम में जमीन पर रखी एक स्वॉर्ड को उठाना और प्लेटफॉर्म पर मौजूद स्टील की दीवार पर एक निशान छोड़ना शामिल है। वो रिवील करता है कि दीवार व्हाइट स्नो स्टील के मिक्स से फोर्ज की गई है, इसलिए साधारण स्टील ब्लेड्स इस पर खरोंच तक नहीं ला पाएंगी। लेकिन अगर वे अपने अटैक्स में अपनी मैजिक पावर को चैनल करते हैं तो ये बदल सकता है। इसमें मदद करने के लिए वो सभी को सोमा बांटने का फैसला करता है। ये एक सोमा पिल 10 साल की मैजिक पावर के बराबर ताकत प्रोवाइड करेगी, एक ऐसा एलिक्सिर जो उनके माना हॉल्स को खोलने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। वो उन्हें सोमा निगलने और डैंटियन में अपने माना हॉल को खोलने पर फोकस करने के लिए कहता है
और तभी वे अपनी स्वॉर्ड्स से उस वाइट स्नो स्टील की दीवार को काट पाएंगे। उनके कट की गहराई उनके रिजल्ट्स तय करेगी। वॉर्नर चिल्लाता है कि अब से जिन पार्टिसिपेंट्स के नाम वो पुकारेगा उन्हें आगे आना होगा, एक सोमा लेना होगा और प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। पहला पार्टिसिपेंट थियो रैग्नार है और वे उसे आगे आने के लिए कहते हैं। बेशक मेरा भाई तुरंत आगे बढ़ता है और जैसे ही वो पिल ले रहा होता है वो रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे उसकी पास्ट लाइफ में एक्सियन वैलेडिक्टोरियन था। फिर वो एक स्वॉर्ड उठाता है और सफेद दीवार की तरफ चलता है, ये ठानकर कि इस बार पास्ट की तरह नहीं होगा। जैसे ही वो ऐसा करता है, सिनेरियो क्वेस्ट 3 के साथ एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। क्वेस्ट क्लियर करने के लिए अवेकनिंग सेरेमनी का वैलेडिक्टोरियन बने। हम फिर 150 साल की हिल्डा को काइल से पूछते हुए देखते हैं कि क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में उसने पहले मेंशन किया था। काइल पॉजिटिवली जवाब देते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने उसका भी अटेंशन खींचा है। हिल्डा रिप्लाई करती है कि इस लड़के के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद वो डेफिनेटली क्यूरियस है और खुद देखना चाहती है कि उसका डिसेंडेंट सच में कितना कॉम्पिटेंट है। मेरा भाई अपने कंधे की मसल्स स्ट्रेच करता है जबकि वो नर्वस फील किए बिना नहीं रह पाता। जज वॉर्नर तुरंत अपीयर होता है और उसे सोमा निगलने की याद दिलाता है। थियो तुरंत उस पिल को अपने मुंह में डाल लेता है, रिफ्लेक्ट करते हुए कि अपनी पास्ट लाइफ में उसने सोमा निगल लिया था लेकिन माना को कंट्रोल करने में अनेबल था, जिससे उसका डैंटियन बुरी तरह घायल हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो पिल निगलता है उसे ताकत का एक सैलाब महसूस होता है और माना एरिया के चारों ओर बिखरने लगता है। वॉर्नर इस ब्रैट को इतने बड़े साइज की माना वेव कॉज करते देखकर बिविल्डर्ड रह जाता है। उसे चिंता है कि थियो शायद इसे प्रॉपरली कंट्रोल न कर पाए। देखिए, जब कोई सोमा निगलता है तो उन्हें इसे केयर के साथ हैंडल करने की जरूरत है। माना हॉल को डैंटियन में सेटल होने देने के लिए ज्यादा टैलेंटेड रैग्नार्स को, जिनके पास लोड्स ऑफ माना है, एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत है, नहीं तो वे डिसेबल्ड भी हो सकते हैं। और वॉर्नर सर्टन है कि इस ब्रैट का काम तमाम हो गया है। लेकिन जितना ये सरप्राइजिंग है, मेरा भाई उतनी ही जल्दी स्टेबलाइज हो जाता है। थियो को खुशी की एक लहर महसूस होती है, ये रियलाइज करते हुए कि उसके पास एक ड्रैगन हार्ट और एक माना हॉल दोनों है। अपनी पास्ट लाइफ के उलट इस बार ये कितना आसान लग रहा है, ये लगभग थोड़ा डिसहार्टनिंग है। लेकिन जो भी हो, अब से वो ऑफिशियली माना यूज करने के लिए अलाउड है और उसे अपने ड्रैगन हार्ट में स्टोर किए गए उस वास्ट अमाउंट को रोककर नहीं रखना पड़ेगा। वो खुद को तैयार करता है, हवा में छलांग लगाता है और बस सब कुछ अनलीश कर देता है। उसके माना से एक ड्रैगन मैनिफेस्ट होता है जो सीधा दीवार की तरफ उड़ता है। एक सिंगल फ्लैश में ये दीवार से टकराता है, जिससे एक जायंट क्रैक बन जाती है। वॉर्नर पूरी तरह से बॉगल्ड रह जाता है और वो बिना किसी डाउट के अनाउंस करता है कि थियो रैग्नार पास हो गया है। स्पेक्टेटर्स भी पावर के ऐसे डिस्प्ले से इक्वली बैम्बूजल्ड हैं। थियो के सामने तुरंत एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, ये अनाउंस करते हुए कि कर्स ऑफ बैड लक जो अब तक इफेक्ट में था खत्म हो गया है और उसकी फेम पूरी दुनिया में फैलनी शुरू हो गई है। हमारे लड़के के चेहरे पर एक जेन्युइन जॉय फैल जाती है क्योंकि वो फाइनली दूसरों के ही सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया है। सिस्टम आगे रिवील करता है कि कई लोगों ने उसकी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट लिया है। ओसा रैग्नार प्लूनिस उसे एक डिसाइपल के रूप में लेना चाहती है, जबकि जूलियस रैग्नार उस पर फोकस हो रहे अटेंशन के अमाउंट से डिसकंटेंट है। मीनवाइल रॉबर्ट रैग्नार उसे लेकर कॉशियस बना हुआ है और अंत में हिल्डा रैग्नार भी इंटरेस्ट दिखाती है। मेरा भाई थ्रिल्ड है कि ना सिर्फ ब्लैक ड्रैगन और सॉर्ड ड्रैगन उस पर अटेंशन दे रहे हैं, बल्कि ये फैक्ट कि उसने हिल्डा की आंखें भी खींच ली हैं उसे खास तौर पर खुश करता है। आखिरकार उसके पास हार्ट ऑफ गरुड़ा है। वो अपने मन में सोचता है कि कितना अमेजिंग होगा अगर वो बस उसे ऑब्टेन कर सके। बाकी कंटेस्टेंट्स भी सफ़ेद दीवार के साथ अपनी लक ट्राई करते हैं। उनमें से एक केवल बाल जितना पतला एक टाइनी स्क्रैच छोड़ने में मैनेज कर पाता है। वो ये देखकर रो पड़ता है कि मास्टर थियो के करीब आने के लिए भी उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। रे रैग्नार इसे ट्राई करती है और हल्कस लांका और रेमिंगटन नार्सियो भी इसे ट्राई करते हैं। वे सभी अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन कोई भी मेरे भाई द्वारा दीवार में छोड़े गए उस मैसिव कट के कहीं करीब नहीं पहुंच पाता। ये बेचारा आदमी पूरी तरह से डेवस्टेटेड है कि नॉर्थ के चारों हाउंड्स के मॉन्स्ट्रस रिजल्ट्स थे, फिर भी उनमें से किसी ने भी यंग मास्टर थियो जितना बड़ा निशान नहीं बनाया। फाइनली एक्सियन रैग्नार की बारी है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ कहते हैं कि इस रेट पर यह लस्टर टाइगर और डार्क टाइगर का कॉन्टेस्ट है,
जबकि दूसरे डाउट करते हैं कि एक्सियन भी उस लेवल को मैच कर सकता है। ये फैक्ट कि लोग थियो के बारे में इस तरह बात कर रहे हैं एक्सियन को बियॉन्ड बिलीफ हद से ज्यादा गुस्से में डाल देता है। वो हाथ में अपनी स्वॉर्ड लिए दीवार की तरफ स्ट्राइड करता है और एक बार जब वो सोमा पिल निगल लेता है तो वो फायर्ड अप यानी आग बबूला हो जाता है। माना उसके चारों ओर क्रैकल करता है और एक जायंट रेड ड्रैगन बाहर निकलता है जो सीधे दीवार पर स्लैश करता है। इसकी शेयर पावर वोनोर को पूरी तरह से स्पीचलेस कर देती है क्योंकि ये पहली बार है जब वो एक दिन में इतनी बार सरप्राइज हुआ है। दीवार में बनी दरार मैसिव है और वोनोर तुरंत अनाउंस करता है कि एक्सियन रैग्नर भी पास हो गया है। क्राउड पूरी तरह से बॉन्कर्स हो जाती है क्योंकि एक्सियन के स्लैश ने थियो जितनी ही बड़ी दरार छोड़ दी है। टक्कर कांटे की है। अब हर कोई एज पर है ये जानकर कि प्रिसीजन ग्रीडिंग ही ये तय करने वाला फैक्टर होगी कि कौन टॉप पर आता है। जैसे जैसे डस्क ढलने लगती है वोनोर अनाउंस करता है कि इसके साथ अवेकनिंग सेरेमनी की फर्स्ट स्टेज ऑफिशियली खत्म हो गई है। इस साल वो खास तौर पर यह देखकर सैटिस्फाइड है कि इतने सारे लोगों ने अपने स्कोर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किए हैं। वो कहता है कि जो पास हो गए हैं उन्हें फोर्थ डे में अवेकनिंग सेरेमनी की सेकेंड स्टेज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। फाइनली जिन रैंकिंग्स का हर कोई इंतजार कर रहा था वे अनाउंस की जाएंगी जिसमें अवेकनिंग सेरेमनी की फर्स्ट स्टेज का वैलेडिक्टोरियन भी शामिल है। एरिना में हर किसी ने अपनी सांसें थाम ली जब अवेकनिंग सेरेमनी की फर्स्ट स्टेज के वैलेडिक्टोरियन की अनाउंसमेंट हुई। क्लियर फ्रंट रनर्स एक्सियन और थियो अपनी जगह जमे हुए थे क्योंकि दोनों को अपना नाम पुकारे जाने की उम्मीद थी। आखिर में थियो रागनार ने अपने लिए जीत हासिल कर ली जबकि वह स्टंट था। पूरा एरिना जोरदार चीयर्स से गूंज उठा। वोनोर रागनार ने खुशी खुशी अनाउंस किया कि उसकी परफॉर्मेंस ने उसे जजेस से 10 में से पूरे 10 का परफेक्ट स्कोर दिलाया है। चाहे वह टेक्निक हो, मैजिक, पावर, कंट्रोल या स्पीड, हर एस्पेक्ट फ्लॉलेस था। जबकि उसके फॉलोअर्स चीयर कर रहे थे। ज्यादातर कैंडिडेट्स के लिए यह बिलीव करना मुश्किल था कि एक्सेन की जगह फ्लैश टाइगर ने फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। जैसा कि पता चला उसके स्वॉर्ड मार्क की गहराई यंग मास्टर थोरल के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गई थी। इस छोटी सी टिडबिट ने क्राउड को और भी ज्यादा वाइल्ड कर दिया। थोरल रागनार एक एनिग्मा है। वह रागनार के 5 मेजर कैंडिडेट्स में से एक है और माना जाता है कि वह लाइन ऑफ सक्सेशन में सबसे करीब है। सैल्यूटेटोरियन अवार्ड एक्सियन रागनार को मिला और उसकी नाखुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे भी 10 में से 10 का परफेक्ट स्कोर मिला था। हालांकि उसे सेकंड प्लेस पर धकेल दिया गया क्योंकि उसका स्वॉर्ड मार्क थियो के निशान से थोड़ा छोटा था। इस फैक्ट ने उसका खून और भी ज्यादा खौला दिया। रेमिंगटन नार्सियो ने 3rd प्लेस हासिल की, रे रागनार 4th प्लेस पर और हल्कस लंका 5th पर रहा। नॉर्थ के हाउंड्स ने टॉप प्लेसेस पर कब्जा कर लिया था। इसी बीच सदर्न इंस्पेक्शन पोस्ट का इडियट और थियो का पहला फॉलोअर सिबिलरिया 87वें प्लेस पर आखिरी स्लॉट निकालने में कामयाब रहा। अवेकनिंग सेरेमनी की सेकंड स्टेज 4 दिनों में खतरनाक विंटर माउंटेन्स में शुरू होगी। पास होने वाले सभी 87 एग्जामिनीज को सलाह दी गई है कि वे अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करें। इसके साथ उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है और सेरेमनी का पहला दिन एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में समाप्त होता है। उस रात थियो का फैक्शन सेलिब्रेशन के लिए सीधा टाइवान गया। वह जगह फर्स्ट और सेकंड प्लेसेस के लिए चीयर्स से गूंज उठी। हर कोई विंडिकेटेड फील कर रहा था क्योंकि ट्रेनिंग ग्राउंड नंबर 4 की असली ताकत दुनिया के सामने आ गई थी। शराब के साथ साथ उनके अपने सर थियो और सर रेमिंगटन के लिए तारीफ और तालियों का दौर शुरू हो गया। थियो ने सपोर्ट के लिए अपने लोगों को थैंक यू कहा, लेकिन वह किसी और से बेहतर जानता था कि ट्रायल्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। उसका गोल यह है कि उनमें से हर कोई एक साथ सेकंड स्टेज को पास करे। उसने अपने दोस्त रेमिंगटन को करीब खींचा और कॉन्फिडेंटली सबको अनाउंस किया कि वे इस बैच के फाइनल वैलेडिक्टोरियन और सैल्यूटेटोरियन बनने का आम रखेंगे। एवलिन भी एक फेस्टिव मूड में है और उसे जेन्युइनली बिलीव है कि वे दोनों किसी तरह से कर सकते हैं। रेमिंगटन ने पर्सनली यंग मास्टर को पावर के ऐसे स्प्लेंडेड डिस्प्ले के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया। थियो की कड़ी मेहनत को रंग लाते देखकर हर कोई प्राइड से भर गया, लेकिन उसी समय रेमिंगटन अपने दोस्त से इतना पीछे रह जाने के लिए खुद पर अशेम्ड फील किए बिना नहीं रह सका। थियो रेमी को देखकर मुस्कुराया, उसे अश्योर करते हुए कि इस बार वह बस थोड़ा लकी था। साथ ही दोस्तों के बीच रैंक्स और ऐसी चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए, है ना। ये सुनकर रेमिंगटन के दिमाग से फालतू की एंग्जाइटीज दूर हो गईं। उन्होंने अपने ऑरेंज जूस के ग्लासेस के साथ टोस्ट किया और अपकमिंग सेकंड स्टेज में अपना बेस्ट ट्राई करने का प्रॉमिस किया। कुछ समय बाद थियो खुद को पास के स्नोई माउंटेन्स में भटकता हुआ पाता है। फाइनली भीड़ से दूर उसने प्रोसेस किया कि अवेकनिंग सेरेमनी में फर्स्ट प्लेस हासिल करने का असल मतलब क्या है। यह एक ऐसा अचीवमेंट है जिसका सपना देखने की हिम्मत भी वह अपनी पास्ट लाइफ में नहीं कर सकता था। भले ही ये एक असली फाइट ना रही हो, उसने एक्सियन को फेयर एंड स्क्वायर हराया था।
उसे मुश्किल से बिलीव हो रहा है कि वह इतने कम समय में कितनी दूर आ गया है। एंटिसिपेशन में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए थियो ने प्रोक्लेम किया कि यह तो बस उसकी स्टोरी की शुरुआत थी, उस धोखेबाज फ्रॉड को हराना और उसका सिर काटना। रैंडोन तो बस एक शुरुआत है, वह आदमी एक्चुअल प्लेयर्स का सिर्फ एक लैकी है। थियो के असली एनिमीज व साइकोटिक एक्सियन और उसे बैकअप देने वाला ट्रिकी स्काई ड्रैगन है। थियो अपना अल्टीमेट रिवेंज लेने के लिए हर उस चीज का इस्तेमाल करने को तैयार है जो उसके डिस्पोजल में है। अभी के लिए उसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैटर का ध्यान रखना है जो उस नेस्ट कंपास से जुड़ा है जो उसे रिवॉर्ड में मिला था। वह मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट दरअसल विंटर माउंटेन्स की तरफ पॉइंट कर रहा है जो अगले ट्रायल का वेन्यू है। सेकेंड स्टेज में उसके पास यह पता लगाने का चांस होगा कि कंपास उसे किस तरफ ले जा रहा है। जब वह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था तो उसे पास में कुछ फिशी सेंस हुआ। उसके इंस्टिंक्ट्स तुरंत किक इन हो गए। जो भी चीज पास में छिपी थी उससे खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार। कोई उसका पीछा कर रहा था और थियो को सर्विलांस से नफरत है। वह हुडेड स्पाई सरप्राइज में देखता रह गया जब उसका टारगेट हवा में से गायब हो गया, सिर्फ ये फील करने के लिए कि पीछे से उसकी गर्दन पर एक ठंडी ब्लेड का निशाना लगा है। थियो ने जानना चाहा कि वह स्पाई कौन था और उस बंदे ने थियो को कन्विंस करने की पूरी कोशिश की कि वह सच नहीं है। उसने खुद को रेनॉन गेल स्वॉर्ड प्लाटून के गैट्सबी योटन के रूप में इंट्रोड्यूस किया। गैट्सबी ने इंसिस्ट किया कि उसके कैप्टन ने उसे अवेकनिंग सेरेमनी के पहले टेस्ट में ऐसी स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस देखने के बाद भेजा है। थियो का चेहरा बिल्कुल अनरीडेबल था जब वह उस आदमी की आत्मा में झांक रहा था। ऐसा लग रहा था कि स्काउटिंग ऑफर्स उसकी उम्मीद से कहीं जल्दी आने लगे। गैट्सबी ने एलैबोरेट किया कि उनका कैप्टन थियो को एक एडमिटेंस क्वालिफिकेशन टेस्ट देने की अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा है। यह ऑफर सुनकर वह हक्का बक्का रह गया। उसे बुरा लगा कि गेल स्वॉर्ड प्लेटून उसे एक फुल ऑन इन्विटेशन देने के बजाय कोई यूजलेस टेस्ट दिलवाना चाहती है। गैट्सबी ने अपनी प्लेटून की इलस्ट्रियस रेपुटेशन के बारे में डींगे हाँकी, यह असर्ट करते हुए कि यह टेस्ट देने का चांस मिलना भी बहुत मुश्किल है। इससे पहले कि वह बंदा और कोई बकवास कर पाता, एक फायरी आवाज ने उसे बीच में ही काट दिया। गेल प्लेटून को बेवकूफों का झुंड बताते हुए अपनी पीठ पर एक ग्रेट स्वॉर्ड लिए एक औरत ने थियो को यंग मास्टर कहकर एड्रेस किया और गेल स्वॉर्ड प्लेटून के उन मोरॉन से कहीं बेहतर डील ऑफर की। ये फाइस्टी लड़की आयान सोली है जिसे फायर गॉब्लिन और ब्लैक आयरन कैवलरी की वाइस कमांडर के नाम से भी जाना जाता है। वह पर्सनली थियो को उनके रैंक्स ज्वाइन करने के लिए एक डायरेक्ट इन्विटेशन देने आई थी। जैसे ही गैट्सबी ने देखा कि कौन आया है वह हकलाने लगा। जो लोग फायर गॉब्लिन का नाम जानते हैं वे ये भी जानते हैं कि उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि आयान थियो के करीब पहुंच पाती, अलग अलग फैक्शंस के मल्टीपल स्काउट्स अपनी छिपने की जगह से बाहर आ गए, इस डर से कि कोई इतना प्रॉमिसिंग कैंडिडेट उनके ऑफर देने से पहले ही साइन न हो जाए। वे सब अपने रिडिकुलस प्रपोजल्स चिल्लाते हुए दौड़े। ब्लैक स्वॉर्ड प्लेटून उसे 3 साल के अंदर स्क्वाड लीडर के रूप में प्रमोट करने को तैयार है। स्वॉर्ड्स ऑफ लॉ और सिक्योरिटी ब्यूरो ने भी इस रेस में अपने टोपियां उछाल दी। इस बिडिंग वॉर को देखकर आयान गुस्से में भड़क गई। स्काउट्स को यंग मास्टर को उनके करियर में असिस्ट करने और एडवांस करने के प्रोमिसेस से लुभाना था, न कि आपस में लड़ना और बहस करना। थियो बस किनारे से देखता रहा कि कैसे वे इडियट्स एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और ताने मार रहे थे। उसने सोचा कि इससे पहले कि वे उसे और परेशान करें, उसे चुपचाप वहां से खिसक जाना चाहिए, लेकिन उसके एग्जिट प्लान को शायद इंतजार करना होगा। गुलाबी प्लम पेटल्स धीरे धीरे हवा में नाचते हुए उस जगह को भरने लगी। एक सल्ट्री आवाज ने अपने शेयर ऑरा से सबको शांत कर दिया। भले ही वह जानती है कि कुछ ज्यादा ही लालची होने के लिए उसे क्रिटिसाइज किया जाएगा, लेकिन वो न्यूकम में खुद को रोक नहीं पा रही है। अपनी स्टर्लिंग रेपुटेशन को थोड़ा सा खराब करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इसका मतलब एक एक्सेप्शनली टैलेंटेड इंसान को अपनी तरफ करना है। प्लम ब्लॉसम पैलेस की लेडी, खुद स्वॉर्ड ड्रैगन ओसा रागनार प्लूनेस इस स्काउटिंग वॉर में शामिल हो गई है, जिसने सबको शॉक करके शांत कर दिया है। आयान इकलौती थी जिसने यह सवाल करने की हिम्मत की कि क्लैन हेड की पहली पत्नी का इस जगह पर क्या काम है। लेडी ओसा ने कन्फेस किया कि वह भी उसी इंटेंशन से आई है जिससे बाकी सब आए हैं। वह इतनी दूर सिर्फ थियो रैगनार को पर्सनली देखने आई है, जबकि थियो उस रिडिकुलस सिचुएशन में डील कर रहा है जिसमें उसे डाल दिया गया था। सैलेडिक्टोरियम कुछ लोगों के सिर काटकर अपना स्ट्रेस रिलीव कर रहा है। एक्सियन रैगनार को सोर लूजर कहना भी कम होगा। यह बंदा अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालने के लिए अपने ही आदमियों को बेरहमी से मार रहा है ताकि वह फट न पड़े। वह कई यंग स्वॉर्ड्समैन के बीच से वीव, मैन्यूवर और स्लैश करता हुआ गुजरा, उन्हें ट्रेनिंग डमीज की तरह ट्रीट करते हुए एक एक करके उनकी जिंदगी खत्म करता गया। एक्सियन रैगनार खून का प्यासा है और उसे खून मिलेगा ही। हर डैश और स्लैश के साथ उसे केल ड्रैगन सोसाइटी के बैंक्वेट में एक खूनी बिना हाथों वाला मेस छोड़ने के बाद थियो का वह स्मग चेहरा याद आ रहा है। ट्रायल में पहला स्लैश लेते समय थियो द्वारा इतने ड्रैकोनिक ऑरा को अनलीश करने की इमेज एक्सियन के डिस्टर्ब दिमाग में गहराई से छप गई है। कुछ ही इंच से हारने ने उस हार को और भी इन्फ्यूरिएटिंग बना दिया है।
अभी उसके दिमाग में सिर्फ थियो रागनार को जान से मारने और उसकी आंतें निकालने का ख्याल चल रहा है। फिलहाल अपने ही आदमियों को मारना काम करेगा। अपने रैम्पेज के अंत तक उसने अपने गुस्से को निकालने के लिए एक ज्यादा हैंड्स ऑन और ब्रूटल अप्रोच के फेवर में अपनी ब्लेड को पूरी तरह से छोड़ दिया था। जब तक वह शांत हुआ, ट्रेनिंग ग्राउंड पहले ही उन लाइफलेस यंग सोर्ट्समैन से भर चुका था जो सोच रहे थे कि वे बस अपने यंग मास्टर के साथ स्पार कर रहे हैं। जब एक और इंसान एरिना में आया तो एक्सियन की नजरें तेजी से घूमी। ये देखे बिना भी कि कौन आया है, उसने अपनी स्वॉर्ड वापस उठाई और अटैक करने का मोशन किया। उसने पूरी ब्लेड को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इंट्रूडर के सिर को निशाना बनाते हुए फेंक दिया। लेकिन स्काई ड्रैगन जैसे किसी इंसान के लिए ऐसे बचकाने गुस्से को रोकना बहुत सिंपल है। उसने बस हवा में ही स्वॉर्ड की टिप को पकड़ लिया। एड ट्रोविन ने अपने भतीजे को इतना पैथेटिक होने के लिए गालियां दी क्योंकि रैंडम लोगों पर अपना गुस्सा निकालने से कुछ नहीं बदलने वाला। जब एक्सियन ने अपने अंकल को ध्यान से देखा तो वह थोड़ा शांत हुआ। स्काई ड्रैगन ने एडवाइस दी कि ऐसे समय में एक्सियन को अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए और एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए। एड ट्रोविन पहले ही कुछ चीजें मोशन में ला चुका था और एक्सियन को बस उसे फॉलो करने की जरूरत थी। यह दुष्ट चाचा भतीजा डुओ अवेकनिंग सेरेमनी की सेकंड स्टेज को थियो रेगनार के फ्यूनरल में बदलने पर तुले हुए हैं। वापस बर्फीले जंगलों में स्काउट्स ने डर और रिस्पेक्ट के मारे लेडी प्लम ब्लॉसम के लिए रास्ता बना दिया। वे जानते थे कि वे थियो को जो भी ऑफर करने की कोशिश करेंगे वह इनसिग्निफिकेंट होगा अगर वह इस कंपटीशन में है। जैसे ही वे इस बात की अपील करने वाले थे कि यह कितना अनफेयर होगा, थियो और लेडी ओसा के बीच की जगह बाहरी दुनिया से कट गई है, उन्हें उनके पर्सनल डोमेन में लॉक कर दिया गया। अयान ने अंदाजा लगाया कि एक आइसोलेशन जोन सेटअप करने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। वह शायद एनर्जी के उस घूमते हुए गोले के अंदर यंग राजनार के साथ पर्सनली अपनी टीचिंग शेयर करने का प्लान बना रही हो। आइसोलेशन जोन के अंदर का हिस्सा बाहर से दिखने वाले आकार से कहीं ज्यादा बड़ा था। जैसे ही वह स्पेस जहां तक वे देख सकते थे फैल गई। थियो ने इसे लेडी प्लम ब्लॉसम के सिग्नेचर मूव्स में से एक के रूप में रिकॉग्नाइज किया। वह आजादी से एक परफेक्टली आइसोलेटेड स्पेस क्रिएट कर सकती है जो बाहर से सवर्ड हो। उसने इस टेक्निक के बारे में कहानियां सुनी थी और अब वह इसे एक्सपीरियंस कर रहा है। उसकी पॉपुलैरिटी अब उस तक पहुंच रही है। लेडी प्लम ब्लॉसम उसके रिएक्शन पर हंसी। उन्हें यकीन है कि डीमन ड्रैगन ये जानकर आज बबूला हो जाएगा कि वह क्या करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कोई भी उन्हें थियो को एक गिफ्ट देने से नहीं रोक सकता अगर वह चाहे तो। गिफ्ट से उनका मतलब सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है। उन्होंने धीरे धीरे अपनी ब्लेड निकाली और डिस्क्राइब किया कि क्लैन हेड की सोर्ड्समैनशिप कितनी इंटेंस थी। यह आसमान से उतरती हुई उस ड्रैगन फायर के समान है जो सब कुछ तबाह कर देती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को राख कर देती है। लेडी प्लम ब्लॉसम का स्टाइल इससे ज्यादा अलग नहीं हो सकता क्योंकि वह अपनी स्वॉर्ड में काउंटलेस वेरिएशंस को एम्ब्रेस करना पसंद करती है। थियो ने चारों ओर देखा कि वह बर्फीला रास्ता जिस पर वह 1 मिनट पहले चल रहा था अब वाइब्रेंट प्लम ट्रीज के एक ट्रैंक्विल फील्ड में बदल गया था। उनके कदम रिदमिक हैं जो हर स्ट्राइड के साथ पानी के शांत सतह पर लहरें भेज रहे हैं। यह ड्रैगन का वह रूप है जिसे वह परस्यू करती हैं, जिसमें कांस्टेंट और इन्फिनिट चेंजेस शामिल हैं। एक नदी की तरह जो हमेशा बहती है लेकिन कभी एक जैसी नहीं होती। जैसे ही स्वॉर्ड ड्रैगन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, उन्होंने अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करना शुरू कर दिया जिससे प्लम ब्लॉसम खिल उठे और अनगिनत पंखुड़ियां धीरे धीरे नीचे गिरने लगीं। उनकी ब्लेड ने धीरे से उन पंखुड़ियों के बीच से रास्ता बनाया जबकि वे उनकी ब्लेड के साथ नाच रहे थीं। उन्होंने मूवमेंट के एक ऐसे अजीब फ्लो को एग्जीक्यूट किया जो इम्पॉसिबल लग रहा था। उन्होंने एक अजीब टेम्पो के साथ स्लैश, स्टैब और चॉप किया। अपने डेमोन्स्ट्रेशन के अंत तक उन्होंने धीरे धीरे अपनी स्वॉर्ड को नीचे किया जिससे पंखुड़ियां ब्लेड के साथ स्पाइरल करते हुए खूबसूरती से जमीन पर गिर पड़ी। यह एब्सोल्यूट सिनेमा था, थियो की आंखों के लिए एक दावत। सबसे रिडिकुलस बात यह थी कि पूरा सीक्वेंस सिर्फ एक ही सांस के अंदर परफॉर्म किया गया था। उन्होंने अभी जो दिखाया वह सेलेस्टियल फ्लावर रेन है, प्लम ब्लॉसम्स की पहली फुल ब्लूम टेक्निक। अपनी आंखें खोलते हुए फर्स्ट लेडी की गहरी नजरें थियो की तरफ मुड़ी। वह यंग मैन स्पीचलेस था क्योंकि उसने अपने दिल को जोर से धड़कते हुए महसूस किया। उसने अभी अभी कुछ सच में इंस्पायरिंग देखा था। एक सिंगल कंटिन्यूअस मूवमेंट के अंदर उसने 120 सर्कल्स और वेरिएशंस गिने। इसने उन दावों को बल दिया कि प्योर सोर्ट्समैनशिप के मामले में वह क्लैन हेड से भी ऊपर है। अगर थियो ने अभी जो देखा है उसका थोड़ा सा हिस्सा भी अब्जॉर्ब करके अपने सिंगल फ्लैश में अप्लाई कर लिया तो उसकी पावर निस्संदेह आसमान छूने लगी। उसने विनम्रता से उनसे पूछा कि क्या वे सच में ऐसे गिफ्ट के लायक है। वे हल्के से हंसी और उसे एश्योर किया कि ये फाइन है जब तक उसने इसे देखने का मजा लिया। फाइनली लेडी प्लम ब्लॉसम ने आइसोलेशन जोन को डिसॉल्व कर दिया। प्लम ट्रीज का वह ट्रैंक्विल फील्ड गायब हो गया और बर्फीले जंगल वापस आ गए। उन्होंने असर्ट किया कि अगर थियो कभी यह देखना चाहता है कि पहली टेक्निक के बाद क्या आता है तो वह अवेकनिंग सेरेमनी के बाद कभी भी उन्हें ढूंढने आ सकता है। ऐसे ब्लेटेंट ऑफर ने स्काउट्स को शॉक कर दिया।
फर्स्ट एड बस यही चाहती हैं कि थियो इस सुनसान जगह में एक नई हवा बने। इसके साथ ही उनका शरीर खूबसूरत प्लम पेटल्स के एक ढेर में बदल गया जो दूर उड़ गए। थियो किसी और से बेहतर जानता है कि उसे अभी अभी कुछ बहुत महान मिला है। उसके लिए भी बेशर्मी से काम करना और फर्स्ट लेडी के प्रति कोई ग्रैटिट्यूड न दिखाना मुश्किल होगा। अब वह एक कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में है। उसने अंदाजा लगाया कि लेडी प्लम ब्लॉसम का डिसाइपल बनना और एक ही समय में व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी ज्वाइन करना बहुत ज्यादा लालच होगा। 3 दिन बाद ट्रायल का दूसरा फेज फाइनली फुल गियर में शुरू हो गया है। 87 एलिजिबल कैंडिडेट्स उत्तरी ग्रेट वॉल के पास विंटर माउंटेन्स पर इकट्ठे हुए हैं। ऐसा ट्रेचरस वेन्यू आने वाले चैलेंज के लिए परफेक्ट है। विंटर माउंटेन्स एक रिडिकुलसली वास्ट दूरी तक फैले हुए हैं, उनके विंटर के घर से लेकर डीमन सी तक। इस जगह पर रागनार्स ने पूरी ताकत से इंसानियत को शील्ड किया है। वे 1000 साल से ज्यादा समय से ग्रेट वॉल के पार उस शापित जमीन से जंग लड़ रहे हैं। वे डीमन सी की छंटाई कर रहे हैं, एक ऐसी जगह है जहां अनगिनत डेमोनिक फीन्स तबाही मचाते हैं। हाई रैंक सोर्ड्समैन और सेकंड स्टेज एग्जाम ओवरसियर जैकी रागनार ने सभी को आगाह किया कि नई जनरेशन एक दिन उस ड्यूटी को इनहेरिट करे। यह विंटर माउंटेन को परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड बनाता है। हालांकि अप्रेंटिस सोर्ड्समैन के रूप में एग्जामिनीज को डीमन सी पार करने की परमिशन नहीं है और एग्जाम एरिया को ग्रेट वॉल के अंदरूनी हिस्से तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। आज का एग्जाम बहुत सिंपल है। उनके पास विंटर माउंटेन्स में घूमने वाले डेमोनिक मॉन्स्टर्स को हराने और उनकी गर्दनों पर बांधी गई घंटियों को रिट्रीव करने के लिए 15 दिन होंगे। वहां 7 अलग अलग रंग की बेल्स हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट रेनबो के रंग। हर बेल की पॉइंट वैल्यू उसी ऑर्डर में बढ़ती है। जाहिर है हायर पॉइंट्स का मतलब एक ज्यादा पावरफुल डेमोनिक फीन का सामना करना है। ओवरसीयर जैकी ने वायलेट बेल फीन्स के खतरे पर जोर दिया। वे एबोमिनेशंस एक ऐसे लेवल पर हैं जिन्हें कोई भी अप्रेंटिस स्वॉर्ड्समैन छू भी नहीं सकता। हराना तो दूर की बात है, फिर भी उनकी वैल्यू बहुत सारे पॉइंट्स की है। हंटिंग मेथड पूरी तरह से एग्जामिनीज पर छोड़ दिया जाएगा। वे जो भी मेथड इस्तेमाल करना चाहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस इतना करना है कि एग्जाम खत्म होने से पहले बेल्स को टैली करने के लिए वापस लाना है। हर कोई समझ गया कि ओवरसियर का इशारा किस तरफ था, क्योंकि वे जो चाहें वो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी और का शिकार या बेल्स छीनना अलाउड है नहीं, बल्कि इसे एनकरेज किया जाता है। वे जानबूझकर हर किसी के बीच फूट के बीज बो रहे हैं। लेकिन ये रागनार क्लैन के लॉ ऑफ द जंगल अप्रोच का से एक और रिफ्लेक्शन है। एक फाइनल नोट के रूप में ओवरसियर ने उन्हें उन टोटेम्स के बारे में सिखाया जो पहाड़ों में इंस्टॉल किए गए हैं और फीन्ड्स को दूर रखते हैं। इन सेफ जोन्स के अंदर पास में ही सप्लाईज दबे हुए हैं और हर किसी को उन्हें इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए एनकरेज किया जाता है। फाइनली ओवरसियर जैकी ने फॉर्मली सेकंड ट्रायल के शुरू होने का सिग्नल दिया। जैसे ही उसने सबको डिसमिस किया, कई कैंडिडेट्स बिना किसी हेजिटेशन के तेजी से भागे और बिखर गए। उनमें से ज्यादातर का आइडिया सिबिल जैसा ही था। चूंकि एग्जाम 15 दिनों तक चलेगा, सप्लाईज एसेंशियल है। सबसे पहले उन्हें उन रिसोर्सेज को सिक्योर करना होगा और फिर अपनी खुद की स्ट्रेटजीज के साथ आगे बढ़ना होगा। यह अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन हल्कस लंका को इस टेस्ट का हर एक सेकंड बहुत पसंद आ रहा था। वह अपने एलिमेंट में है। एक्सियन जो रिवेंज से मोटिवेटेड है, इस एग्जाम में एक मैलिशियस गोल को दिमाग में लेकर आया है। उसका स्काई ड्रैगन अंकल ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि उसे प्रिसाइजली प्लान के अनुसार ही चलना चाहिए। उसे बस अपना रोल प्ले करना है और थियो गिर जाएगा। जैसे ही एक्सियन सिंगल माइंडेडली ब्रेकनेक स्पीड से आगे बढ़ा, वह अपने पीछे से किसी को अपना पीछा करते हुए नोटिस करने में फेल हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि हमेशा से मिस्टीरियस रहने वाली रे रागनार थी। यह देखकर कि हर कोई पहले ही निकल रहा था, थियो भी शुरू करने के लिए जंगलों की तरफ चल पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा दूर जा पाता, एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पुकारा। रीमी दौड़कर उसके पास आया और पूछा कि क्या थियो को याद है कि उसने कैसे कहा था कि वे दोस्त हैं। सिल्वर लायन ने ट्रायल से पहले के पिछले 3 दिनों तक बहुत गहराई से सोचा है और ऐसा लगता है कि वह थियो को एक दोस्त और एक राइवल दोनों मानता है। उस रियलाइजेशन के साथ उसके अंदर एक डिजायर ने जड़ें जमा ली हैं। पावर में यंग मास्टर थियो को सच में सरपास करने की डिजायर। यंग ड्रैगन पहले तो शॉक में था, लेकिन वह इवेंचुअली खुशी से मुस्कुराया। वह बहुत अच्छे से जानता है कि रेमी क्या फील कर रहा है। जिस पल उन्होंने पहली बार उस ट्रेनिंग ग्राउंड में तलवारें टकराई थीं, एक दूसरे के लिए एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट खिल उठी थी। थियो को भी सिल्वर लायन जैसा ही फील हुआ। वह भी उसे एक प्यारा दोस्त और राइवल मानता था। रेमी ने राहत की सांस लेते हुए दिल खोलकर हंसा, क्योंकि वह इस बात को लेकर स्ट्रेस ले रहा था कि कहीं यह फीलिंग वन साइड तो नहीं है। एक रिन्यूड क्लैरिटी के साथ रेमी ने प्रोक्लेम किया कि वह सेकंड स्टेज के दौरान थियो को हराने की कोशिश करेगा। थियो ने जेन्युइनली उसे उस गोल के लिए गुड लक विश किया। एक भी प्रेशियस सेकंड बर्बाद किए बिना रेमी स्पीड में एक्सप्लोड हुआ और विंटर माउंटेन की गहराइयों में चला गया। थियो ने इस फीलिंग को महसूस करने के लिए एक सेकंड लिया। रेमिंगटन जैसे इनक्रेडिबल इंसान ने उसे एक गोल के रूप में सेट किया है जिसे वह सरपास करना चाहता है। इस बात ने उसे एक ऐसा थ्रिल फील कराया जो उसने पहले कभी फील नहीं किया था।
वे फाइनली कोई ऐसा बन रहा है जो ट्रूली स्ट्रांग है और ये डिलाइटफुल है। अपनी इन्वेंटरी खोलते हुए थियो ने उन मशी फीलिंग्स को ट्रायल के बाद के लिए एक तरफ रख दिया। वह नेस्ट कंपास निकालता है और ऑफिशियली ड्रैगन के नेस्ट की तलाश शुरू करता है। कंपास की नीडल ने उसे एक जनरल डायरेक्शन की तरफ इशारा किया, जो शुरू करने के लिए काफी था। एक डेडली क्लिफ के किनारे पर सिस्टम की जानी पहचानी नीली रोशनी एक छिपी हुई गुफा से चमक रही थी।